हे एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल कंसेप्ट क्लासेस। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्टेंस के बारे में कि एक्सेप्टेंस क्या होती है, क्या इसकी डेफिनेशन है और किस किस तरीके से एक्सेप्टेंस की जाती है। तो फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज के टॉपिक्स क्या क्या की क्या क्या हम एक्सेप्टेंस के अंदर करेंगे। फर्स्ट है एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन। एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन जो सेक्शन 2 क्लोज बी के अंदर इसको मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 7 मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस। उसके बाद डिस्कस करेंगे हम सेक्शन 3 जिसके अंदर बताया गया कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 4 कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, कि कम्युनिकेशन जो एक्सेप्टेंस से रिलेटेड है, प्रपोजल से रिलेटेड या फिर रिवोकेशन से रिलेटेड है, वो कब कंप्लीट मानी जाएगी। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम सेक्शन 5 जिसके अंदर बताया गया है रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस के बारे में। और लास्ट हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 6 जिसके अंदर ये बताया गया कि रिवोकेशन कैसे की जाती है, रिवोकेशन हाउ मेड। तो फर्स्ट देख लेते हैं हम डेफिनेशन एक्सेप्टेंस की, जो कि सेक्शन 2 क्लोज बी के अंदर इसको एक्सप्लेन किया। तो जो फर्स्ट बे लैंग्वेज है जो सेक्शन की इसकी, वो है व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड। व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड मीन्स ये किसके बारे में बोल रहा है, प्रोमिसी के बारे में बोल रहा है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो पार्टी होती है, प्रोमिसर और प्रोमिसी। ये कहाँ मेंशन किया हुआ, ये मेंशन किया हुआ सेक्शन 2 क्लोज सी के अंदर, जिसके अंदर बताया गया है हु मेक्स द प्रपोजल, जो प्रपोजल बनाता है उसको हम बोलते हैं प्रोमिसर, और जिसके लिए प्रपोजल बनाया गया या फिर जो प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है उसको बोलते हैं हम प्रोमिसी। तो जब कोई जो फर्स्ट लैंग्वेज है व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड मींस जिसके लिए वो प्रपोजल बनाया गया यानी प्रोमिसी सिग्निफाई हिज एसेंट। सिग्निफाई कैसे करेगा, कम्युनिकेट करके। और जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो सेक्शन बताए हैं वो है सेक्शन 3, सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5। सिग्निफाई हिज एसेंट, एसेंट मीन्स कंसेंट, मीन्स कम्युनिकेट करके अपनी प्रोमिसर को क्या देता है, अपनी कंसेंट देता है कि हाँ जो भी प्रपोजल प्रोमिसर ने ऑफर किया था उसको प्रोमिस उसको क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। जब प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो क्या हो जाता है, प्रोमिसी। जैसे एक एग्जांपल है इसके अंदर, ए बी को एक बाइक ऑफर करता है कि वो उसकी जो बाइक है वो सेल करना चाहता है एट 50,000 रुपीज। तो इसके अंदर ए क्या है, प्रपोजर, क्योंकि वो उसने क्या किया, प्रपोजल बनाया, बी को ऑफर किया। अब किसके लिए वो प्रपोजल बनाएगा, बी के लिए प्रपोजल बनाएगा, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, बी को प्रोमिसी। ठीक। तो ए ने बी को ऑफर कर दिया, बी ने उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो वो क्या बन गया, प्रोमिसी। तो इस जो सेक्शन 2 क्लोज बी के लास्ट में बताया गया, जब भी जब भी जो प्रोमिस प्रपोजल बनाया गया उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्रोमिस। तो नेक्स्ट आगे कुछ एक्सेप्टेंस की कुछ एसेंशियल्स हैं, क्या क्या है देखते हैं। फर्स्ट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट होनी चाहिए और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। ठीक है, ये आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एब्सोल्यूट क्या होती है और अनक्वालिफाइड क्या होती है। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेट मीन्स जब प्रोमिसर ने प्रपोजल दिया प्रोमिसी को, मीन्स इस एग्जांपल में जैसे ए ने बी को ऑफर ऑफर दिया, ठीक है। अब बी उसकी एक्सेप्टेंस कैसे देगा, कम्युनिकेट करके ही दे सकता है, अदरवाइज वो एक्सेप्टेंस मानेगा ही नहीं। तो इसमें क्या होगी, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेट मीन्स बी को ए से कम्युनिकेट करना पड़ेगा तभी वो अपनी क्या दे सकता है, एक्सेप्टेंस दे सकता है। नेक्स्ट क्या, एक्सेप्टेंस मस्ट बी प्रेस्क्राइब मोड। प्रेस्क्राइब मोड ये वैसे सेक्शन 7 की चीजें हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, मतलब बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए ने इसमें बी को ऑफर दिया था कि वो अपनी बाइक सेल करना चाहता है, ठीक है। तो साथ के साथ बी ने ये ए ने ये बोल दिया, अगर बी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो क्या करेगा, मेरे को कॉल करके ही वो एक्सेप्टेंस देगा, ठीक है। तो इसमें क्या कर दिया, जो ए ने क्या बता दिया, जो एक्सेप्टेंस का मोड बता दिया कि वो जब कॉल करके उसको बताएगा कि हाँ वो ऑफर एक्सेप्ट कर रहा है तभी वो क्या करेगा, एक्सेप्टेंस मानेगा। तो ये था। नेक्स्ट क्या है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बाय द ऑफरी। ऑफरी
तो जो एक्सेप्टेंस वो किसके द्वारा दी जाएगी, ऑफरी के द्वारा। जो तो यहाँ जो प्रोमिसर है उसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑफरर भी बोल सकते हैं, और जो प्रोमिसी है उसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑफरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बताया हुआ है कि जो एक्सेप्टेंस है वो किसके द्वारा दी जाएगी, ऑफरर के, ऑफरी के द्वारा। नेक्स्ट क्या, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बिफोर द लैप्स ऑफ द रेवोकेशन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि जैसे ए ने बी को ऑफर दिया था बाइक का, ठीक है, उसके अंदर एक रीजनेबल टाइम होता है, उस टाइम के खत्म होने से पहले क्या एक्सेप्टेंस बी को क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। अगर वो टाइम एक्सपायर हो जाता है उस केस में फिर वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी क्रिएट ए लीगल रिलेशन। लीगल रिलेशन क्या, कि भाई जो दोनों पार्टी है, जो पर्सन जिसके लिए ऑफर बनाया गया है और जिस पर्सन ने ऑफर दिया है, तो दोनों का क्या होना चाहिए, इंटेंशन होनी चाहिए। तो उसी तरीके से क्या होगा, वो लीगल रिलेशन क्रिएट हो सकता है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड। ठीक है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड जो कि सेक्शन 9 के अंदर इस चीज को हम मेंशन किया हुआ है, सेक्शन 9। ठीक है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड का मतलब क्या होगा कि इसी एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल जैसे ए ने बी को ऑफर दिया था, ठीक है, तो बी या तो किसी लेटर के थ्रू रिटर्न दे सकता है या फिर ओरली भी क्या कर सकता है, वो एक्सेप्ट बोल के उसको बता सकता है कि हाँ, जो ए आपने जो ऑफर दिया था उसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो एक्सप्रेस भी कर सकते हैं और इम्प्लाइड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी सर्टेन एंड क्लियर। मीन्स सर्टेन होनी चाहिए, कोई उसमें एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, और क्लियर होनी चाहिए, यस तो यस और नो तो नो। अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं हम सेक्शन 7। सेक्शन 7 के अंदर क्या है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, जो फर्स्ट एसेंशियल भी था, एब्सोल्यूट। सेक्शन 7 क्लोज 1 उसके अंदर दो चीजें बताइए, जो एक्सेप्टेंस है वो एब्सोल्यूट भी होनी चाहिए और अनक्वालिफाइड भी होनी चाहिए। एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल जैसे इसी एग्जांपल में जैसे ए ने बी को एक ऑफर दिया, ए के और बी के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है, ठीक है, उस एग्रीमेंट के अंदर कुछ टर्म एंड कंडीशन थी। ठीक, तो बी क्या करता है, बी को जो भी इस एग्रीमेंट के अंदर टर्म एंड कंडीशन थी वो सभी की सभी उसको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, तभी उसको, तभी क्या बोलेंगे कि एब्सोल्यूट, तभी वो एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट मानी जाएगी। बी ये नहीं कर सकता कि जो जैसे फॉर एग्जांपल कि ये जो लास्ट एंड टर्म एंड कंडीशन है वो इसको फॉलो नहीं करेगा, इसकी जगह कुछ और कंडीशन रख देता, तो उस केस में फिर वो क्या हो जाएगा, काउंटर प्रपोजल हो जाएगा। तो इसीलिए बताया गया कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। तो ये था सेक्शन 7 क्लोज 1। अब सेकंड पार्ट इसका क्या है, सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर। फॉर एग्जांपल जैसे ए एंड बी है, ए ने बी को अपनी बाइक ऑफर की, सर्टेन 50,000 रुपीज फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो उसमें क्या है, इसमें क्या होता है, सम यूजुअल और रीजनेबल मैनर। मीन्स बी को एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी कोई यूजुअल या रीजनेबल मैनर्स में। लेकिन जो सेक्शन 7 के अंदर ऐसा कुछ बताया नहीं कि जो यूजुअल और रीजनेबल मैनर क्या होगा, लेकिन ये बताया कि एक रीजनेबल मैनर से उसको क्या देनी पड़ेगी, एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी, जो नॉर्मल रूल है। नेक्स्ट क्या है, इफ प्रिस्क्राइब्ड ए मैनर इन विच इट इज बिकेम बी एक्सेप्टेड। सपोज ए क्या कर देता है, एक जो एक्सेप्टेंस का है वो मैनर वो प्रिस्क्राइब्ड कर देता है। प्रिस्क्राइब कैसे, कि ए ऑफर कर देता है बी को, और बी साथ ही साथ ये बोल देता है कि अगर बी इस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा तो उसको मुझे बाय मेल एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी। ठीक,
तो इसमें अब क्या था, इफ द प्रिस्क्राइब मीन्स जो प्रोमिसर उसने क्या कर दिया, जो एक्सेप्टेंस का मैनर था वो प्रिस्क्राइब कर दिया कि वाया मेल ही आप मेरे को क्या दोगे, एक्सेप्टेंस दोगे। इफ नॉट इन मैनर मीन्स बी ए ने दे दिया कि भाई आप मेल के थ्रू ही मेरे को एक्सेप्टेंस दोगे, बी उस तरीके से एक्सेप्टेंस नहीं देता। आगे क्या है, देन द प्रोमिसर, प्रोमिसर मीन्स ए, तो ए क्या करेगा, द प्रोमिसर में कम्युनिकेट टू हिम, जो ए है वो कम्युनिकेट करेगा बी से विद द रीजनेबल टाइम, रीजनेबल टाइम के अंदर, एंड इंसिस्ट हिम, और उसको इंसिस्ट करेगा किस लिए, दैट द प्रपोजल शैल बी एक्सेप्टेड इन द प्रिस्क्राइब मैनर, कि आप मैंने जो प्रपोजल बताया था, जिस तरीके से आपको एक्सेप्टेंस देनी आप उसी तरीके से उसी मैनर से आप एक्सेप्टेंस दो, तभी मैं आपकी एक्सेप्टेंस मानूंगा, अदरवाइज वो एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। तो सेक्शन 7 क्लोज 2 के अंदर ये बताया, द प्रपोजल शैल बी एक्सेप्टेड इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर, मींस प्रेस्क्राइब्ड मैनर कैसे था, मेल के थ्रू। तो ए क्या करेगा, अगर बी मेल के थ्रू उसको एक्सेप्टेंस देगा तभी वो वैलिड मानी जाएगी, ठीक है, नॉट अदरवाइज। सपोज इसी एग्जांपल में जो मेल के थ्रू था, बी ने क्या कर दिया, बाय व्हाट्सएप उसको क्या कर दी, एक्सेप्टेंस दे दी, लेकिन बी ए ने उस पर कोई भी रिएक्ट नहीं किया, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि वो एक्सेप्टेंस मानी जाएगी रीजनेबल टाइम के अंदर, अगर उसको ए उस एक्सेप्टेंस को कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता तो वो वैलिड मानी जाएगी। सेक्शन 3 क्या है, कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। तो इसमें क्या है, जो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल है, एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, किसके द्वारा किया जाएगा, पार्टी के द्वारा, किस तरीके से, किसी भी एक्ट के या फिर किसी ओमिशन मीन्स कुछ ना करके, तो वो क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा। नेक्स्ट क्या है, सेक्शन 4 जो कि इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीटेड, जब रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल या फिर एक्सेप्टेंस के लिए हम कम्युनिकेशन करेंगे तो वो कंप्लीट कब मानी जाएगी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सेक्शन 4 जो कि कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, कि किसी भी प्रपोजल के लिए कम्युनिकेशन कब मानी जाएगी, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस या फिर कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल या रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल या रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करेंगे तो कब कंप्लीट मानी जाएगी। तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल। तो इसमें एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। ए एक ऑफर करता है बी को थ्रू ए लेटर, लेटर पोस्ट करता है 9 फेब को, और वो लेटर रिसीव होता है 13 फेब को बी को। तो इसमें क्या है कि जो प्रपोजल अगेंस्ट प्रपोज, जिसने प्रपोजल किया मींस ए के अगेंस्ट, ये प्रपोजल कब कंप्लीट माना जाएगा, व्हेन इट केम टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड, मींस जिस पर्सन के लिए वो प्रपोजल बनाया गया है, अब ये प्रपोजल किसके लिए बनाया गया था, ये प्रपोजल बनाया गया था बी के लिए, तो बी क्या है इसके अंदर, प्रोमिसी है। व्हेन इट केम टू द नॉलेज, नॉलेज मींस जब बी की नॉलेज में वो आ जाएगा, मींस जब बी उसको क्या कर लेगा, रिसीव्ड कर लेगा। रिसीव्ड कब किया उसने, 13 फेब को। तो जो प्रपोजल है वो कब कंप्लीट माना जाएगा, एक अगेंस्ट, जब बी को उसकी नॉलेज हो जाएगी या फिर बी को वो लेटर रिसीव्ड हो जाएगा। तो ये था कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल मींस अगेंस्ट ए, कि कब कंप्लीट माना जाएगा। अब नेक्स्ट है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कि एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कैसे होगी। तो इसमें दो तरीके के रूल है, इंस्टेंटेनियस रूल और नॉन इंस्टेंटेनियस रूल। तो जो इंस्टेंटेनियस रूल क्या होता है कि इंस्टेंटली सेम टाइम, फॉर एग्जांपल इसके अंदर ले सकते हैं, जैसे कि ए ने एक ऑफर दिया बी को फोन पे कि मैं अपनी जो बाइक है वो सेल कराऊं एट 50,000, और बी ने उसी टाइम क्या कर दिया, एक्सेप्टेंस दे दी उसकी। तो ये क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस रूल, की मींस सेम टाइम पर ही एक्सेप्टेंस देना इंस्टेंटली उसी टाइम, ठीक है। तो ये जो इंस्टेंटेनियस रूल है वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं एप्लीकेबल होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि पार्टी के पास टाइम नहीं है कि वो प्रपोजल को रिवोक कर सके, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ये क्या है, एप्लीकेबल नहीं है। सेकंड क्या है, नॉन इंस्टेंटेनियस रूल, इसको हम पोस्टल रूल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसके अंदर क्या होगा कि जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है कब कंप्लीट मानी जाएगी, अगेंस्ट दी प्रपोजर कब मानी जाएगी और अगेंस्ट दी एक्सेप्टर कब मानी जाएगी, ये हम देखते हैं। अगेंस्ट दी प्रपोजर एंड अगेंस्ट दी एक्सेप्टर, ये एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं। तो ए ने एक ऑफर दिया लेटर के थ्रू बी को, वो लेटर पोस्ट किया उसने 10th फेब को, और वो लेटर रिसीव्ड हुआ बी को 12th फेब को, ठीक है। उसके बाद बी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और पोस्ट कर देता है जो अपनी एक्सेप्टेंस है वो 14 फेब को एट 3 PM।
और जो एक्सेप्टेंस है वो रिसीव्ड होती है ए को 16 फेब को। तो अब इसमें फर्स्ट क्या कंडीशन जो देखेंगे हम कि जो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल है वो कब कंप्लीट हुई, व्हेन इट केम टू द नॉलेज ऑफ द टू whom इट इज मेड, मींस बी की नॉलेज में जब वो आ गया कब माना जाएगा, प्रपोजल कंप्लीट माना जाएगा। बी की नॉलेज में कब आया ये आया 12 फेब को, तो 12 फेब। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट अगेंस्ट ए के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट मानी जाएगी, जब बी ने वो लेटर पोस्ट किया। बी ने लेटर कब पोस्ट किया, 14 फेब को, तो उस टाइम ये जो एक्सेप्टेंस है ए के अगेंस्ट वो कंप्लीट मानी जाएगी। तो जो बेयर लैंग्वेज के अंदर भी ये लाइन लिखी हुई है, व्हेन इट इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन टू हिम एज टू आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर, मींस जब लेटर पोस्ट कर देगा तो उस केस में जो है वो एक्सेप्टेंस मानी जाएगी ए के अगेंस्ट। अब बात आती है बी की कि बी के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस कब मानी जाएगी। बी के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस कब मानी जाएगी, जब ए जो है वो लेटर क्या कर लेता है, रिसीव कर लेता है, तो उस केस में फिर बी के अगेंस्ट भी क्या हो जाएगा, वो एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। जो बेयर लैंग्वेज में बता रखा है, व्हेन इट केम टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। प्रपोजर कौन था इसके अंदर, ए। ठीक। अब नेक्स्ट है जो सेक्शन 5 की रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी, कब मानी जाएगी। अब इसी एग्जांपल के थ्रू हम कर लेते हैं, जैसे कि अब जो ए जो है वो प्रपोजल कब रिवोक कर सकता है, तो ए कब तक रिवोक कर सकता है, जब तक वो लेटर किसको रिसीव, जब तक बी जो एक्सेप्टेंस का अपना जो लेटर है वो पोस्ट नहीं करता तब तक। तो इसमें क्या है, ए कैन रिवोक हिज प्रपोजल बिफोर 10 AM ऑन द 14 फेब एंड नॉट आफ्टरवर्ड, मींस जब तक बी अपनी एक्सेप्टेंस पोस्ट नहीं कर देता उससे पहले पहले ए अपना जो है रिवोकेशन क्या कर सकता है, कर सकता है। वही बी के केस में बी कैन रिवोक हिज एक्सेप्टेंस बिफोर 10 AM ऑन 16 फेब, मींस जब तक ए को बी की जो एक्सेप्टेंस है वो नहीं मिलती उससे पहले पहले वो क्या कर सकता है, बी रिवोकेशन कर सकता है। तो ये था। इसमें क्या, मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द एक्सेप्टर। अब नेक्स्ट जो सेक्शन 4 का पैरा 2 है जिसके अंदर बताया कि रिवोकेशन कंप्लीट कब मानी जाएगी, तो इसके अंदर दो है, दो तरीके से है, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल व्हेन कंप्लीट एंड रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस व्हेन कंप्लीट। तो एक एग्जांपल के थ्रू दोनों चीज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ए ने एक ऑफर दिया था बी को 10th को और बी को रिसीव्ड हो गया। ठीक है, अब बी ए उसके बाद ए के मन में क्या है कि वो इस ऑफर को कैंसिल करना चाहता है, रिवोक करना चाहता है। तो जैसे ही वो रिसीव्ड लेटर हुआ था, मान लो सपोज करो 12/2 को बी को, इस लेटर के रिसीव्ड होने से पहले जैसे ए ने क्या कर दिया, फॉर एग्जाम्पल 11 फेब को वो लेटर पोस्ट कर दिया रिवोकेशन का। ठीक है, तो इस केस में जब ए ने लेटर पोस्ट किया रिवोकेशन का, तो वहां पर ए क्या हो जाएगा, ए के अगेंस्ट वो क्या हो जाएगी, रिवोकेशन कंप्लीट हो जाएगी और ए वहां क्या, ए बाउंड हो जाएगा उस रिवोकेशन से। ठीक है, और बी कब बाउंड होगा उस रिवोकेशन से, जब ये जो रिवोकेशन का लेटर था बी को रिसीव्ड हो जाएगा, तो उस केस में बी क्या हो जाएगा, बाउंड हो जाएगा। अब नेक्स्ट है रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस व्हेन कंप्लीट। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, ए बी को पोस्ट कर देता है 10 को और 12 को रिसीव कर लेता है। तो उसके बाद क्या है कि बी उसको रिवोक करना चाहता है, बी ने क्या कर दिया, एक लेटर पोस्ट कर दिया 14 फेब को 3 PM। ठीक है, तो इस केस में अब बी के अगेंस्ट वो रिवोकेशन एक्सेप्ट कंप्लीट कब मानी जाएगी, जब बी ने वो लेटर पोस्ट कर दिया। ठीक है, और वो लेटर रिसीव्ड हो गया ए को। ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगी, वो कंप्लीट मानी जाएगी और उस केस में फिर क्या हो जाएगा, वो बाउंड माना जाएगा ए। नेक्स्ट है सेक्शन 6। सेक्शन 6 क्या कहता है, रिवोकेशन हाउ मेड। क्लोज 1 के अंदर बताया है बाय कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल कर लेते हैं, ए एंड बी का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट। ए ऑफर करता है एक वॉच, बी उसको क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, बाद में बी का उस क्या होता है कि वो अपना माइंड चेंज कर लेता है, तो वो उसको क्या करना चाहता है, रिवोक करना चाहता है। ठीक है, तो वो कैसे कर सकता है, बाय कम्युनिकेट।
बाय कम्युनिकेट कैसे भी, बाय व्हाट्सएप कर सकता है या फिर फ़ोन कॉल करके कर सकता है, कैसे भी कर सकता है। मीन्स जो बी है उसको क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ और है जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल इसी के अंदर एग्जाम्पल की जैसे ए और बी का था, तो क्या किया, जो बी ए ने वो थी वो किसी सी पर्सन को सेल कर दी, और उस चीज का क्या था, बी को पता नहीं था, बी ने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी थी कि वो ए की वो जो परचेज करेगा, लेकिन फिर भी क्या किया, ए ने उसको सी को परचेज कर दिया, और किसी थर्ड पर्सन यानी डी डी से पता लगता है बी को कि ए ने जो वॉच आपके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वॉच का, वो किसी थर्ड पर्सन यानी सी को दे दी। ठीक है, तो अब जो लॉ के अंदर है इंडियन लॉ के अंदर किसी थर्ड पर्सन से पता चलता है कि इसका रिवोकेशन का नोटिस का, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। लेकिन हम देखें इंग्लिश लॉ के अंदर, तो ये क्या है, वैलिड है। मीन्स जो इंफॉर्मेशन डी ने बी को दी थी कि जो ए ने वो चाहे वो किसको परचेज कर दी, सी को परचेज कर दी, इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग वो क्या है, वैलिड क्या है, रिवोकेशन है। बट इंडियन लॉ के अंदर क्या वो वैलिड रिवोकेशन नहीं मानी जाएगी। अब नेक्स्ट सेकंड क्लोज क्या है इसका, बाय लैप्स ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड टाइम। ठीक, तो इसमें भी एक एग्जांपल लेते हैं, ए एंड बी, बी ऑफर करता है। ठीक, तो ऑफर करता है कि वो उसकी वॉच है जो सेल करना चाहता है बी को, लेकिन जो बी को एक्सेप्टेंस है वो देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल ये ऑफर दिया उसने 12 फेब को। ठीक, और साथ के साथ उसने बोल दिया कि अगर 14 फेब तक बी की एक्सेप्टेंस नहीं आई तो वो क्या है, वो किसी और को प्रपोजल दे देगा। तो इस केस में क्या माना जाएगा, जो प्रपोजल है वो क्या माना जाएगा, रिवोक्ड माना जाएगा। उसके बाद अगर बी एक्सेप्टेंस देता है तो वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। फोर्थ वन इज बाय द डेथ और इंसेनिटी ऑफ द प्रपोजर। तो इसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल जैसे बताया था कि ए ने ऑफर दिया था बी को कि वो उसकी वॉच सेल करना चाहता है। अगर उस केस में ए की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, और उस ऑफर दिया था, ऑफर देने के बाद क्या होगी, डेथ होगी, और उस केस में बी ने अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं दी। ठीक है, तो वो क्या माना जाएगा, रिवोकेशन माना जाएगा। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने एक्सेप्टेंस के बारे में पढ़ा कि सेक्शन 2 क्लोज बी के अंदर एक्सेप्टेंस के बारे में बताया गया है। उसके बाद जो मैनर ऑफ कम्युनिकेशन है, नेक्स्ट हमने डिस्कस किया सेक्शन 3 जिसके अंदर कम्युनिकेशन के बारे में बताया गया, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, प्रपोजल एंड रिवोकेशन। उसके बाद सेक्शन 4 किया कि कंप्लीट कब माना जाएगा। उसके बाद सेक्शन 5 किया कि जो रिवोकेशन और एक्सेप्टेंस कैसे होगी। और उसके बाद सेक्शन 6 किया जिसके अंदर ये बताया कि रिवोकेशन कैसे कर सकते हैं। तो कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर 2 है, सेक्शन 10 से हम स्टार्ट करेंगे और आगे करेंगे। थैंक यू।